वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस आई एस में आपका स्वागत है। टुडे इज 21st ऑफ सितंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज पेपर। सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आज इम्पोर्टेंट। तो ये तो आपने ऑलरेडी कल के पेपर में भी देख ही लिया था कि लोकसभा जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके लोकसभा जो है उस बिल को पास कर दिया है। तो ये तो हो गया, लोकसभा ने पास किया। अब क्या होगा, अब ये जाएगा राज्यसभा के पास। अभी स्पेशल सेशन के 2-3 दिन बचे हैं, तो हो सकता है ये राज्यसभा से भी पास हो जाए और उसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। बिफोर गोइंग टू प्रेसिडेंट इसमें कुछ स्टेट के कंसेंट भी लगेंगे, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं। जैसे स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी लेके चेंजेस होना है, वहाँ भी वुमेन को 33% मिलना है। तो ये ऑफ कोर्स स्टेट को भी जाएगा ये बिल। तो इसमें 50% ऑफ स्टेट जो है उसका भी कंसेंट लगेगा, उसका रेटिफिकेशन लगेगा। तो उसके बाद जाके प्रेसिडेंट को जाएगा, तो तब जाके ये बिल पास होगा। तो इसको लेके ये इम्पोर्टेंट था। तो वुमेन रिजर्वेशन तो आप सबको पता है कि कल के पेपर में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि वुमेन रिजर्वेशन जो है एक टाइप का हिस्टोरिकल मूवमेंट है, एक टाइप का अचीवमेंट है, क्योंकि इसको कंप्लीट होने में 27 ईयर्स लग गए। माफ़ी चाहता हूँ, तो 27 ईयर्स लग गए। तो आप, ऐसा तो है नहीं ये फर्स्ट टाइम, हमने कल भी आपको बताया था कि ऐसा है नहीं कि ये फर्स्ट टाइम आया है। ये आप लोगों को अगर याद हो तो एच.डी. देवगौड़ा के समय में, और राइटर ने अलग जगह पे, आज बहुत जगह पे वुमेन रिजर्वेशंस को लिखा भी है। तो एक तो एच.डी. देवगौड़ा जी के समय में, फिर बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, सो अटल जी के समय में था, और फिर मनमोहन जी के समय में, मनमोहन सिंह के समय में, और राइट नाउ मोदी जी के समय में। तो डिफरेंट जो टेन्योर रहा है गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने पास करने की कोशिश की, और समहाउ किसी प्रॉब्लम की वजह से कि कभी लोकसभा डिजॉल्व हो जाता था तो कभी कुछ हो जाता था। तो जो भी इसके पीछे रीजन रहे वो राइट नाउ उसको सॉल्व किया गया और वुमेन को अपनी हिस्सा, अपना हक, अपना से दिया गया। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, तो इसको लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। और वुमेन रिजर्वेशन पे कुछ भी नया होगा, जैसे इसमें कुछ फ्लॉज है, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्रोविजो जो हैं, वो मैं आपको सॉरी, लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसमें एक तो 2 चीज़ें आपने डाल दी, एक तो डिलिमिटेशन और दूसरा सेंसस। तो इसकी कितनी ज़रूरत है और कितनी नहीं ज़रूरत है वो हम कुछ दिनों में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अननेसेसरी आपका डेटा, हमारा जो कंसेप्ट है कि बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन येस, there is 2 things which are very important in women related bill. That is, first is census, because last census happened in 2011, so इसके हिसाब से 2021 में होना चाहिए था सेंसस, लेकिन ड्यू टू कोविड रीजन्स वो सेंसस जो है वो कंप्लीट हो नहीं पाया। एंड द अदर थिंग इज रिलेटेड टू इज डिलिमिटेशन। एज यू नो दैट कि डिलिमिटेशन की वजह से 2026 तक जो है वो फ्रीज है। तो 2026 के बाद जो डिलिमिटेशंस होंगे, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो एरिया है उसको खोला जाएगा और देखा जाएगा कि कौन से एरिया ने, कौन से जो स्टेट है उसने उसमें लॉस किया और कौन से स्टेट ने उसमें कुछ गेन किया एज पर दी पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, कौन से स्टेट का पॉपुलेशन कितना ग्रोथ हुआ। तो ऑफ कोर्स जो स्टेट ज़्यादा ग्रोथ करेगा उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे, तो उसमें जो है वो ज़्यादा लोकसभा का सीट उसको मिलेगा इस टाइप का। तो वो जो सदर्न स्टेट हैं उसको नुकसान पहुंचाता है डिलिमिटेशन अगर इस टाइप का होता है। तो नेक्स्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे और डिटेल में, पर फिलहाल ये 2 चीज़ों को इस बिल में लाने की क्या ज़रूरत थी, वो क्रिटिक्स उस चीज़ को ऑफ कोर्स जानना चाहते हैं। वी मस्ट अवेयर दैट फॉर दीज 2 एक्सेप्शन एज वेल। सो नेक्स्ट इज सेंसस एंड डिलिमिटेशंस, यही चीज़ें हैं। तो ये बोलने की ये पोल के बाद बात होगा, 2024 के बाद बात होगा। लेकिन बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं कि वाई यू आर नॉट कमिंग with some type of ideas in which the 33% reservation is start instantly before the 2024 elections. So आप 2029 के लिए क्यों वेट कर रहे हैं? Why you are waiting for 2029? सो उसको लेके है डिस्कशन कि अगर आपको 33% देना ही है तो इस जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, उससे क्यों नहीं देते हैं।
तो उसको लेके है थोड़ा सा। तो ऑफकोर्स कुछ अच्छे राइटर्स लिखेंगे तो हम आपको और डिटेल में समझाएंगे इसको। राइट नाउ हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है एज पर माई नॉलेज। नेक्स्ट, इंडिया इशू ए टिट फॉर टैट ट्रैवल्स एडवाइजरी कनाडा, और ये होना है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कनाडा ने जो है वो एक टाइप का फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं। तो ये फॉल्स एलिगेशन मतलब ये होता है कि विदाउट हैविंग एनी एविडेंस, विदाउट हैविंग एनी एविडेंस एंड मेकिंग ए नॉइज इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज कि यस देखो भाई ये इंडिया ने मेरी सॉवरेनिटी के साथ इस टाइप की चीज़ें किया है। तो इफ़ यू हैव ए प्रूफ तो डेफिनेटली आप करो, लेकिन टिल देन इफ़ यू डू सम टाइप ऑफ शॉर्ट टाइप ऑफ कि आप डिप्लोमेटिक एक्शंस ले रहे हो हमारे डिप्लोमेट्स पे, so we are bound to take such type of step. So we are just retaliate it. If you start that, we are going to end it. So there is no other concept in that कि the other country has issued different type of travel advisory and so and suspended expelled our diplomats and we are sitting here quietly. No, that's not in जो डिप्लोमेसी में ये चीज़ होती नहीं है। सो इसमें कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं है कि अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको तो वो चीज़ भुगतना पड़ेगा। अब इसकी तथ्य में जाएंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि उसमें ऐसा क्या मिला उनको कि वो एक्सपेल्ड किए हैं। तो ट्रेडू साहब ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, अगर आप न्यूज़ देखेंगे आगे भी बताऊंगा, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने में ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जो ऑस्ट्रेलिया है और जो यूएसए है, जो हमारा क्वाड पार्टनर है, वो भी हमसे पूछा है कि एक टाइप का सपोर्ट करो इन्वेस्टिगेशंस में। सो वी आर ऑलवेज, हम तो इंटरनेशनल पीस जो है, स्टेबिलिटी है, उसको हमेशा हम स्टेबल करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वी एज ए इंडियंस ऑलवेज। ठीक है, तो हम तो रूल्स जो है वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, हम रूल्स ब्रेकर्स नहीं हैं, ठीक है, किसी की तरह। तो हम उस चीज़ से बाउंड हैं और ऑफ कोर्स इंडिया के जो भी फॉरेन डिप्लोमेट, जो भी एक बुलेटिन क्रिएट किया जाएगा, वो उसको इस तरीके से हैंडल करेगा। फिर राइट नाउ जो है वो आपको ट्रैवल एडवाइजरी, जो भी वहाँ पे स्टूडेंट रह रहे हैं, एजुकेशन के लिए गए हैं और द पर्सन हु इज़ गोइंग टू वर्क देयर, सो ये उनकी सिक्योरिटी एश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। सो फॉर दैट बेसिस वी हैव जस्ट इशू द ट्रैवल एडवाइजरी फॉर कनाडा। तो उसके लिए हमने एक टाइप का ये किया है। सो दिस इज़ द न्यूज़। अभी मोहल्ला क्लिनिक जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का एक टाइप का बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दिल्ली गवर्नमेंट का एक टाइप का फ्लैगशिप। और इसमें कहीं पे कुछ लोग डिजिटली मैनिपुलेशन करके अटेंडेंस लगा रहे थे। तो इनके ऊपर जो है वो सरकार है, उन्होंने उसके ऊपर कदम उठाया, उनको कुछ दिनों के लिए रिमूव किया ड्यूटी से। सो ये तो अच्छा कदम है। ये इस टाइप की चीज़ें, फ्रॉड से बचेगा तो फिर वो, अगर इतना फ्रॉड होगा तो फिर मोहल्ला क्लिनिक की जो सैंटिटी है जो इन्होंने बनाया है वर्ल्ड लेवल पे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो डॉक्टर्स और क्लिनिक स्टाफ शुड बी मोर अवेयर फॉर दैट, बिकॉज यू आर इन द नोबल सर्विस, सो यू कैन नॉट मेक ए such type of arrangements which are unethical and illegal. So definitely there should be some strict actions. So government has already done it. So very good step. So ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वो केजरीवाल लॉन्च व्हाट्सअप चैनल, फिर ये एक टाइप का व्हाट्सअप चैनल है। कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे कि व्हाट्सअप से जुड़ेंगे, तो अब केजरीवाल जी जुड़ गए हैं, तो व्हाट्सअप चैनल पे नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। बस ये हम व्हाट्सअप पे भी पॉलिटिकली चीज़ों को, वीडियोज़ को डालने के लिए, फ़ोटोज़ डालने के लिए ये जो डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस हैं वो आते हैं। नेक्स्ट, ये एक्स कांग्रेस जो है एमपी सज्जन कुमार एक्विटेड इन एंटी सिक्योरिटी केस। तो ये अपने लिए सज्जन कुमार केस है, एक कभी पढ़ाऊँगा मैं आपको, सज्जन कुमार केसेस हैं, पर राइट नाउ नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये अनिल कुमार की जो आवाज़ है, वॉइस है, नेम है, ठीक है, वो यूज़ नहीं किया जा सकता है। वो हाई कोर्ट ने एक टाइप का ऑर्डर निकाला है कि अनिल कुमार, आप सबको पता ही होगा कि झकास बोलते हैं इस टाइप का, तो उन्होंने कॉमर्शियल गेन के लिए कोई इस टाइप का यूज़ नहीं करेगा। और कोई चैरिटी वेरिटी के लिए होगा तो उसके बारे में राइटर ने लिखा नहीं है। जैसे अमित जी की बहुत सारी जो आवाज़ें हैं वो चैरिटी बेसिस पे होती है, लेकिन ये अनिल कपूर का बहुत सारी आवाज़ जो है एआई का यूज करने के बाद, और उसका जो है उस तरीके से उनके वर्ड्स के, इनके फ्रेजेस को यूज़ किया जाता था, वॉइस को, इमेज को।
तो उसको लेके मना किया है। अब ये बिल्कुल इनका राइट्स है कि कॉमर्शियल गेन के लिए आप यूज़ नहीं करोगे। कोई सामने वाला बंदा विदाउट हैविंग ए परमिशन, विदाउट हैविंग ए कॉन्ट्रैक्ट, हाउ कैन यू यूज़ द फोटो, इमेज, वॉइस एंड सो। तो ये तो खैर ये ट्रेडमार्क के अंदर में भी ये आवाज़ को डाले हैं कि नहीं डाले वो देखना पड़ेगा एक बार। सो ये है। नेक्स्ट, अब ये कुछ यहाँ से क्या है, जैसे कनाडा से बहुत सारे लोग जो हैं वो टूरिस्ट जो हैं वो केरला आते थे। तो इसके ऊपर टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जो उन्होंने लिखा है कि उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ दिनों की बात है, वी विल वेरी सून सॉर्ट दिस प्रॉब्लम्स। सो इसको तो ख़त्म होना ही है, ठीक है। एक दूसरे के टेबल पे बैठेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो हो जाएगा। ये CWMA कल ही बता दिया था मैंने कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो उन्होंने लिखा है कावेरी वाटर डिलीज को लेके कर्नाटका टू सुप्रीम कोर्ट, कुछ लिखा है इस टाइप का कि अभी इसमें क्या है, 21 तारीख को आपको पता ही है, 21 सितंबर को आज के दिन वहाँ पे कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो दोनों साइड ऑफ कोर्ट्स अपने अपनी चीज़ रखेंगे, तो उसको लेके है। तो आ जाने देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, फिर देखते हैं। नेक्स्ट, ये गैलेक्सी को लेके है कि स्टे थ्रो लाइट्स ऑन हाउ ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी इफेक्ट एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी। तो गैलेक्सी का जो एक्सपांशन होता है या फिर इनका जो इवोल्यूशन हुआ है उसको लेके डिस्कस है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो उसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट, यस, ये देखते हैं। ये मैंने वुमेन रिजर्वेशंस को लेकर आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये राइटर यही कह रहे हैं कि कैसे आपको वुमेन मेंबर जो है पार्लियामेंट पे 15% से कम है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है MP, इसमें जो वुमेन का स्टेक है वो 15% है। और ये जेंडर जो है एक टाइप का जेंडर इनक्वालिटी इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्क एंड डिस्टर्ब। तो ये तो जेंडर इनक्वालिटी का तो खैर ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हूँ मैंने, जेंडर इनक्वालिटी। और ये कहाँ पे जेंडर इनक्वालिटी दिख रहा है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। बहुत जगह पे आपको तो जेंडर इनक्वालिटी तो आप तो ढूंढ लोगे, आपको उसके लिए कुछ पढ़ाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल स्फीयर में जहाँ पे आपने जब देश आज़ाद हुआ उसी समय पे वुमेन को राइट्स दे दिया, राइट टू वोट। तो उसी समय से आपको उसकी जेंडर इक्वलिटी की ओर भी सोचनी चाहिए थी कि वुमेन जो हो कैसे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकें एक सिटीजन्स का। तो आपने उसको बहुत बाद में जाके 73rd अमेंडमेंट में जाके यहाँ पे और 74th में जाके यहाँ पे 33% का रिजर्वेशन आपने पंचायत में दिया। वहाँ भी आपने जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और उसमें तो दिया नहीं। तो कुल मिला के अभी का जो सिनेरियो है वो 15% वुमेन जो है, 15% ऑफ दी स्ट्रेंथ ऑफ जो लोकसभा है उसमें जो है वो वुमेन जो है वो उनका कुछ इस टाइप का आंकड़ा है कि जितना भी सीट है उसका 15% वुमेन है, ठीक है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी तो है ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। उसको लेके 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो जो अभी लेके अपन आए हैं वुमेन बिल, ठीक है, तो उसको लेके डिस्कशन किया गया है। फिर क्या बोलते हैं, इट हैज़ 15, इसका क्लॉज क्या है, 15 साल तक इसका सनसेट क्लॉज है कि 15 साल तक ये चलेगा। 15 साल के बाद जो होगा अगर बढ़ाना होगा तो फिर से बढ़ा देंगे वुमेन को रिजर्वेशन को लेके। और क्या कहते हैं राइटर्स, इम्प्लीमेंटेशन विद डिले है 2 फैक्टर। अब वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि डिलिमिटेशन और सेंसस जो राइटर ने इसको लेके सब लोग चिंतित हैं कि डिलिमिटेशन और सेंसस का क्लॉज क्यों डाल दिया उसमें, क्योंकि ये तो सेंसस का वुमेन की रिजर्वेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और डिलिमिटेशन से वुमेन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपने क्यों नहीं बताया। तो उसको रखने की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि इन दोनों की वजह से तो आपने डिले किया है ना 2029 तक के लिए। तो राइटर इस चीज़ों से काफ़ी जो है नाराज़ हैं, खफा हैं कि आपको ये दोनों चीज़ क्लॉज अगर नहीं होता तो 2024 के इलेक्शन से पहले वुमेन को 33% का राइट मिल जाता। वीमेन विल दस नॉट हैव एक्सेस 33%, 2024 के इलेक्शन में 33% नहीं मिलेगा। द अपोजिशन इज डिमांडिंग एन इंटरनल कोटा फॉर वुमेन ऑफ OBC। अब ये इंटरनल कोटा के अंदर कोटा विद इन कोटा, तो इस पे कभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि OBC वाले जो है वो थोड़ा सा इससे नाराज हैं। और OBC को लेके ये पार्लियामेंट में एक टाइप का एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि OBC वाले को भी वुमेन को वहाँ पे परमिशन देना चाहिए।
तो उसको लेके है कि अब ये ओबीसी कह रहे हैं कि हमको उस 33% में रखना, कि 33% ऑफ जो वुमेन होगा उसमें ओबीसी जो मांग रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लासेज, वो कह रहे हैं कि इस 33% में यहाँ के वुमेन को भी रखो। अब वो देखते हैं कितना पॉसिबिलिटी है उसको, डेफिनेटली कुछ इसको लेके सोचा होगा सरकार ने, तो उसको लेके जब जिस टाइप का स्टेटमेंट आएगा उस टाइप का दूंगा। राइट नाउ अभी कुछ इसका डिस्कस नहीं है, बस ओबीसी मांग रहे हैं अपना रिजर्वेशन 33% के अंदर में, आप ये समझिए। और लोकल बॉडी आर बेटर रिप्रेजेंटेटिव, यस कुछ स्टेट में तो ऐसे हैं कि 50% से ज़्यादा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पीआरआई के अंदर में 50% से ज़्यादा सीटें जो है वो वुमेन को दे रखे हैं, तो वो तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ ज़्यादा है, समझ रहे हैं। जो आपने 33% का जो बिल लेके आया है, तो कुछ स्टेट तो ऑलरेडी उससे ऊपर कट रखे हैं, तो कुछ इस टाइप का है कि 50% का डिमांड भी किया जा सकता था और 50% का डिजर्व भी करते हैं। पता नहीं 33% एक टाइप का क्या बन गया है कि अगर मान लो कि कोई स्टेट में 50% ऑफ वुमेन है और आपको 50% का वहाँ पे आपको देना चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं तो यू कैन गो एंड डिस्कस योर लीगल एक्सपर्ट्स एंड गो टू द कोर्ट। बस कम टू सच टाइप ऑफ बिल ना विच हैविंग विथ गुड इंटेंसिटी, हैविंग गुड, आपकी जो सोच है वो मैच करनी चाहिए कि यस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सो एंड सो 50% अगर पॉपुलेशन अगर वुमेन का है तो वी विल गिव द 50% रिस्ट्रिक्ट टू वुमेन। सो वाई यू आर गिविंग द 33%? सो दैट इज द रीजन बहुत सारे पंचायत में जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसमें पंचायत में जो है वो 50% का रिजर्वेशन दिया है। ऑल दो वी हैव वेरी मच श्योर दैट कि जब 50% ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में दिया गया है, तो पंचायत का फाइनेंस अगर चेक करोगे तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दैट इज द रीजन वहाँ पे आपको वुमेन को पावर दे दिया है, एक टाइप का ऐसे जगह पे पावर देना जहाँ पे उस पावर का कोई यूज नहीं है। ठीक है, आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 50% दे के दिखाओ ना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं, उसको क्रिटिक्स के बेस पे कभी अलग दिन समझेंगे, पर अच्छे जो चीज़ें हैं उसको हमेशा आप इंडोर्स किया करें। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है। एज ए ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर आपको वो अदर पॉइंट भी पता होना चाहिए कि पीआरआई के अंदर में 50% है, लेकिन मान लो कि कुछ जगह पे, कुछ स्टेट में, लेकिन कुछ जगह पे 33% है, तो आप पीआरआई में तो दे दिया लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव में नहीं दिया, आपको 27 साल लग दिया। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइनेंस वुमेन का रोल कम है। लेकिन वही स्टेट में अगर वो पॉलिसी मेकर्स में आ जाएगी तो आपको टेंशन, पैट्रियार्कल सोच लोगों को टेंशन होगा, तो इसलिए आपने उसको टालता रहा। लेकिन अब जो है 21वीं सदी है, वुमेन लीड डेवलपमेंट को लेके है, यू विल हैव टू गिव द राइट्स टू व्हाट दे डिजर्व, तो आपको वो लेना पड़ेगा। और आप ग्लोबल, आप ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स में ईरान को छोड़ के, अभी ईरान ऐड हुआ है, इसको छोड़ के सबसे कम रिप्रेजेंटेशन वाली, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन वाली कोई कंट्री है तो वो इंडिया है, कि सबसे कम उसमें ब्रिक्स जैसे नेशन में हम जैसे बोल रहे हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो सारे जगह पे जो उनकी जो वुमेन है वो उनका रिप्रेजेंटेशन है जो है वहाँ के पार्लियामेंट में ज़्यादा है, इंडिया में तो कम है। तो उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सोशल प्रेशर ऐसा, और वर्ल्ड का पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ता है कि हमारे यहाँ के वुमेन का इतना रिप्रेजेंटेशन आपके यहाँ पे दिए। तो डेटा जो है वो रियल लाइफ में घबराता है, आपको टेंशन देता है, तो आप उससे बचते हैं। तो उसको लेके आप इस टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो भी देखो। वुमेन स्ट्रगल सो मैनी अदर कंट्री, दे हैव अनइवन एक्सेस टू हेल्थ। केवल वुमेन केवल इसी चीज़ से परेशान नहीं है, अनइवन एक्सेस टू हेल्थ, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम, देयर इज ए लैक ऑफ सेफ प्लेस, वुमेन आर ऑल्सो फॉलिंग आउट ऑफ द वर्क प्लेस। अमंग द G20 कंट्री, इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लोएस्ट। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखेंगे आप G20 की कंट्री में, तो आपको देखेगा कि इंडिया जो है लोएस्ट है, 24% ही है। यहाँ पे 24% ही महिलाएं जो है वो काम करती हैं, लेबर वर्कफोर्स के अंदर में पार्टिसिपेट करती है। सो इंडिया विच गिव वुमेन वोटिंग राइट्स एट द वेरी आउटसेट शुड नॉट फॉल्टर व्हेन इट्स कम टू इंश्योरिंग बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन फॉर ग्रोथ। सो आप तो आज़ाद होने के बाद ही वुमेन को राइट्स दे दिए ना, वुमेन वोटिंग राइट्स, तो उतना लंबा सफ़र चलने की क्या ज़रूरत थी, इतना टाइम क्यों लग गया? तो उसको लेके राइटर लिखते हैं। तो अच्छा लिखा है, सो गुड पॉइंट। नेक्स्ट, अब ये है कि क्लाइमेट को लेके इन्होंने लिखा है कि कैसे क्लाइमेट को लेके लगातार पेपर में लिखते रहते हैं कि अब इस टाइप की चीज़ें लिखे हैं। तो ये एक न्यूज़ बस केवल इसमें आप ये याद रखें कि SRM करके है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। आपको पता है कि सन जो है
मान लो कि ये सन है, तो सन से क्या है, मान लो कि वहाँ से सोलर का रेडिएशन आता है, इसको अपन इंसोलेशन भी कहते हैं ना, कुछ इस टाइप के वर्ड्स है, आप देख लीजिएगा। इंसोलेशन, सन से आने वाली जो किरणें होती है उसको इंसोलेशन कहते हैं। सो ये जो है, इसको अगर हमने मैनेज कर लिया तो उससे भी हम जो है जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमको पेरिस एग्रीमेंट में हमारा लिखा है कि वो हम उससे ज़्यादा ना करें, ठीक है, तो वो उसको हम फॉलो कर लेंगे। लेकिन इसके बारे में रिसर्च कम है, SRM के बारे में, सोलर रेडिएशन, और जो है इसका जो नाम क्या है, मैनेजमेंट, सोलर रेडिएशन को कैसे मैनेज कर सके। तो इसको लिए तो आपको बहुत सारा सिस्टम इसका जो समझना पड़ेगा ना इसका, कि पूरा ये कंसेप्ट वर्क कैसे करता है। आप एक केवल हवा में एक बात छोड़ रहे हो, और ये कैसे, वो हवा में बात कैसे आई। एक क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन है, रिलीज लास्ट वीक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया, उसमें कॉल फॉर मोर रिसर्च टू क्लोज क्रूशियल साइंटिफिक एंड गवर्नेंस गैप्स बिफोर एनी डिलिब्रेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SRM लाइक टेक्नोलॉजी। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी को लेकर वो बात कर रहे हैं और उस पर साइंटिफिक रिसर्च चाह रहे हैं, ठीक है। और क्या है इसमें न्यूज़, इवन इन एक्सपेरिमेंटल फैशन इट ऑल्सो आर्गुड फॉर रिटेनिंग SRM इन द मिक्स ऑफ पोटेंशियल क्लाइमेट मिटिगेशन। और ये क्लाइमेट मिटिगेशन सॉल्यूशंस का ये एक तरीका नहीं है, अगर आप इसमें मिक्स करते हो कि मिटिगेशन मतलब आपको उसको किस तरीके से कम किया जाए, क्लाइमेट से जितने भी वो चीज़ें हो रही है, तो उसका एक जरिया हो सकता है। बट दिस इज नॉट ओनली द सोल्यूशन कि यू आर गोइंग टू फिक्स द रेडिएशंस, बिकॉज इट हैज़ ए साइड इफेक्ट। आप एक जगह पे रेडिएशंस, मान लो एक जगह पे ये सूरज से आने वाले रेडिएशंस को, या आने वाले रेडिएशंस को आपने रोक दिया, ठीक है, इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि इंडिया में आपने रोका, पाकिस्तान में इम्पैक्ट पड़ा। तो आपका इतना बड़ा कैलकुलेशन वर्ल्ड लेवल पे है नहीं कि एक जगह पे इसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पे कैलकुलेट कर सको कितना होगा, ठीक है। जैसे आप कार्बन स्टोरेज को, डिफरेंट मेथड को, कार्बन जो भी मेथड है, कार्बन ट्रेडिंग के थ्रू कर लेते हो कि एक कंट्री अगर कार्बन कम यूज करेगी तो ट्रेड कर लेगी दूसरे कंट्री के साथ। लेकिन इन दिस केस इट विल नॉट हैपन बिकॉज वी हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट SRM टेक्नोलॉजी। सो SRM will only amplify the dilutions. The Commission also errs by claiming to act for the interest of developing country at a time when corporate and political actors have hijacked their room to develop to pursue economic growth in expense of climate justice. ये बोलते हैं ये डेवलपिंग कंट्री के लिए भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं पॉलिटिकल एक्टर्स और हाईजैकर्स, उसने उसको हाईजैक कर लिया है, क्लाइमेट जो है उससे, क्लाइमेट जस्टिस जो है उससे ख़राब हो रही है, तो उसके लिए भी है। तो फिलहाल के लिए जो आपको करना चाहिए था ना, वो आप अपने मिटिगेशन सेक्टर को ही स्ट्रॉन्ग करो, रेदर देन कि कुछ अननेसेसरी। देखो अननेसेसरी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि टिल देन देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ कि SRM टेक्नोलॉजी से कितना मिटिगेट होगा। रेदर देन राइटर तो ये लिख रहे हैं कि ये दूसरे कंट्री में हो सकता है उसका इम्पैक्ट बिगड़ ही जाए, सो व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इट। सो अब फिर क्लाइमेट का कंसेप्ट जो समझो, ये राइटर जो विशेष साइकिल वाला लिखना चाह रही है, वो क्या लिखना चाह रही है, वो कह रहे हैं कि एक क्लाइमेट चेंज हुआ कहीं पे, डोंट गो टू डिटेल कि व्हाई क्लाइमेट चेंज हैपेंड, वी आर एज्यूमिंग दैट कि क्लाइमेट चेंज हुआ कहीं पे, ये मान के चल रहा हूँ मैं। Let's suppose that there has some climate change happen in some place. For that reason, the weather pattern of that country will be shifted from one to others. So वो weather pattern जो है वहाँ का change हो गया climate change की वजह से। That is the reason कि climate change की वजह से वहाँ पे impact उसके जो weather के changes की वजह से, मान लो कि इस बार crop नहीं हुआ, गेहूँ की खेती नहीं हो पाई, पल्स की बुआई नहीं हो पाई, तो weather pattern की वजह से आपकी economy पे impact पड़ेगा। And because your economy is going to deteriorate because of the climate change or weather pattern, you are going to produce different style यूज करोगे climate mitigations, और उसमें जो फिनोमेना है उसमें तो वही करोगे ना कि अपनी क्रॉप बोलते हैं ना एडेप्टेशन कि एडेप्ट कर लो कि चलो ठीक है क्लाइमेट चेंज हो तो कुछ इस टाइप की फसल उगाओगे ना। सो फिर दैट इज द रीजन, फिर अगेन तुम कुछ इस टाइप का फसल उगाने की कोशिश करोगे। अगर तुमने प्रॉपर एडेप्टेशन फॉलो नहीं किया जो होना चाहिए था उस क्लाइमेट चेंज के बेस के ऊपर कि इस टाइप का क्लाइमेट चेंज होगा तो इस टाइप का प्रोडक्शन करूँगा, लेकिन तुम्हारी तो इकोनॉमी डिटरेट हो गई। तो जब तुम्हारी इकोनॉमी ख़राब हो गई तो तुम अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने लोगों को हेल्थ देने के लिए, अपने वहाँ के लोगों को फूड देने के लिए तुम अब प्रोडक्शन जो है स्टाइल चेंज करोगे। और अगेन इफ़ यू डोंट नो द प्रोडक्शन स्टाइल ऑफ द क्रॉप्स तो डेफिनेटली फिर से तुम क्लाइमेट चेंज करने की कोशिश करोगे। एंड दिस इज द वे द क्लाइमेट चेंज क्रिएट एक विशेष साइकिल
Related to what? Related to economy, related to weather pattern. So in this way, climate change is totally related with the economy of any state, any country. So climate change तो एक टाइप का वाइड फिनोमिना हो गया, because it will not impact the one country but over the region. ये one region to other region को जो है वो चैलेंज कर रहा है, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है. सपोज दैट अब इसके ऊपर कितनी ज़्यादा आपको समझ रहे हो, कितनी ज़्यादा आपको भाषण दिया जा सकता है, लोग दे सकते हैं कि आपको पेरिस एग्रीमेंट को याद होगा, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपने यूएनईपी के रिपोर्ट्स देखे होंगे इतने सारे कि वो कह रहे हैं कि आप ये सब मेथड अपनाओ तो क्लाइमेट चेंज कम हो जाएगा. लेकिन उसके उल्टा हो रहा है, चीज़ें कुछ हो नहीं रही. क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री वर्सेस डेवलपिंग का इसमें गेम है. तो डेवलप कंट्री ने अपने हिस्से का शेयर तो जो वर्ल्ड लेवल पे है उसको ऑलरेडी जो है वो डाइल्यूट कर चुका है, वो पॉल्यूट कर चुका है, इंडस्ट्रियलाइज कर चुका है अपने एरिया को. और उससे क्या हुआ, उसने जितनी भी रिसोर्सेज का सही यूज करके अपनी कंट्री को डेवलप कंडीशन में ले गया है. लेकिन व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्री? दीज कंट्री आर इन द वर्ज ऑफ डेवलपिंग. दे आर गोइंग टू गिव a proper medical facility to their citizens, nutrition services, right to foods and so. So इनको तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, इनको तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इनको तो डिफरेंट चीज़ों में, हर चीज़ में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें उनको कंपनियां लगानी पड़ेंगी. उसके ऊपर जो है वो कंपनी लगेगी तो वो तो ऐसा तो है नहीं कि केवल इलेक्ट्रिसिटी जो है केवल जो है सोलर एनर्जी से काम बन जाएगा. क्योंकि डिमांड इतना है तो आप ऑफकोर्स ऑयल पे भी डिपेंड हो गए, क्रूड ऑयल पे भी डिपेंड हो गए, तो वो पोल्यूट करता है सिटी को. तो उसमें तो इनके हिस्से की भागीदारी, ये आप कह रहे हो कि अब सारी चीज़ें डेवलपिंग कंट्री से रहेगी. तो दिस इज़ नॉट ए राइट सॉल्यूशन. इसको लेके अलग अलग जगह पे डिस्कशंस होते रहते हैं प्लेटफॉर्म्स पे. तो ये तो आपको पता ही होगा. तो ये राइटर ने इसमें ये लिखने की कोशिश की थी. वियतनाम और अमेरिका को रिलेशंस को लेके लिखा है कि इंडिया पैसिफिक रीजन में वियतनाम कितना इंपॉर्टेंट है. तो वियतनाम का पहले आप तो मैप में ये देखो, ये है वियतनाम, ठीक. और ये पार्सल आइलैंड, ये न्यूज़ में रहा है यूपीएससी के लिए. और ये एक और स्पार्टली आइलैंड, ये दोनों याद रखना है. ये दोनों साउथ चाइना सी में के अंदर है, ठीक है. तो इसको याद रखना. फिर इसके राइट साइड में साउथ चाइना साइड के फिलीपींस है. तो इनके साथ भी लगातार झगड़ा चल रहा है. फिलीपींस के वेसल्स वाला याद है कि उसके ऊपर जो है कोस्टल गार्ड ने जो चाइना के थे उन्होंने पानी वानी डाल दिया था अभी. तो फिलीपींस वर्सेस चाइना भी चल रहा है न्यूज़ में. और वियतनाम वर्सेस चाइना तो हमेशा चलता ही रहता है. और ये वियतनाम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है यूएसए अपने टाइप के साथ. तो ये दोनों अच्छे स्ट्रेटजिक पार्टनर बन रहे हैं धीरे धीरे वियतनाम. और इसको साउथ चाइना सी में किस टाइप का, कैसे एक इम्पार्शियल एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए. इसको लेकर पूरा डिमांड चल रहा है कि साउथ चाइना सी में जो साउथ चाइना सी जो है ये पूरा एरिया, ये इसमें जो चाइना का जो रोल है ना काफ़ी असर्टिव है. वो किसी की बातें सुनता नहीं. इवन अनक्लॉस अगर कोई कानून बना दिया, कोई कह दिया कि नहीं भाई ये इसमें तुम्हारा स्टेक नहीं है, तब भी चाइना उसको नहीं मानता. दैट मीन इंटरनेशनल लॉ को भी है, यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी है अनक्लॉस. और इवन जो और भी इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी है या डिफरेंट जो इंटरनेशनल सी से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, उनके जो कुछ डिसीजंस हैं, जो केस सुनने के बाद जो डिसीजन देते हैं, उसको भी चाइना नहीं मानती. अपना असर्टिवनेस दिखाती है कि साउथ चाइना सी जो है वो चाइना का ही पार्ट है. तो इसको लेकर लगातार जो है वियतनाम के साथ चाहे हो, या कंबोडिया के साथ हो, इंडोनेशिया के साथ हो, फिलीपींस के साथ हो, लगातार इनका झगड़ा चल ही रहा है. तो हमारे लिए साउथ चाइना सी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो राइट नाउ जब यहाँ से गुजर रहे थे G20 के बाद, तो वियतनाम गए थे जो अपना यूएसए के प्रेसिडेंट हैं. तो उसके बाद और जो उनके बीच और बिडेन से आपके जो बिडेन के बीच जो है वो धीरे धीरे चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो रही है. इससे पहले भी ये लोग विजिट किए थे डिफरेंट प्लेस पे. राइटर वो लिखने की कोशिश किया. दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि वियतनाम और इनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं. अभी धीरे धीरे जो है वो अच्छा हो रहा है. तो उस डायरेक्शन में राइटर जो 2-3 पॉइंट बोल रहे हैं वो मैं समझा देता हूँ आपको.
सो कौन कहाँ गया, फिर उसके बाद कौन कैसे आया, तो वो नॉट इम्पोर्टेंट। पहले ये यहाँ गए फिर वो बाद में आए, तो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। The geopolitics involving China growing belligerence in the Pacific theater felt most palpably in the waters surrounding Vietnam। तो वियतनाम के लिए तो आपको वाटर के साथ में लगा हुआ है, साउथ चाइना सी के साथ, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है चाइना। तो वही है कि चाइना का जो है ग्रोइंग एक टाइप का बिलीजरेंस वहाँ पे पैसिफिक थिएटर में है। ऑन अदर हैंड हिस्टोरिकल लीगेसी ऑफ वियतनाम कंटेस्टेड रिलेशन विथ यूएस ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। तो यूएस का जो वियतनाम वॉर जब हुआ था उसमें यूएस का ठीक ठाक रोल था, तो उसको लेकर डिस्कशन कर रहा है। फिर उसके बाद ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन विद सोवियत यूनियन इन 1978 वाला एक टर्म है, उसको लेके ये कि जो एग्जाइल रिलेशनशिप विद कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ चाइना एंड सोवियत यूनियन के साथ इनका कल्मिनेट हो, तो उसको लेके राइटर उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो मेन चीज़ें हैं इसमें राइट नाउ, वो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद ओनली 4 नेशन। वियतनाम का अगर देखेंगे तो जो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होता है कि किसी भी कंट्री के साथ उनका कितना ज़्यादा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप वो डेवलप्ड है, किया गया है कम्प्रिहेंसिवली, डिफरेंट टाइम पे, कितने उनकी जो डीप है, उनकी रिलेशन में कितनी डीप है, डेप्थनेस है, तो उसको देखने में चाइना, रसिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया के साथ है। सो वो ये हो गया। उसके बाद ये हो गया कि पेरिस अकॉर्ड का भी 1973 का अकॉर्ड का जो था एंड हो गया और उसके 50 साल हो गए, तो आप ये देख लेना। तो बिडेन उसके बाद फिर बिडेन इंडो पैसिफिक पॉलिसी नाउ कौन वियतनाम। अब डेफिनेटली जो बिडेन साहब हैं वो चाइना को ढीला देना नहीं चाहते हैं, साउथ पैसिफिक जो साउथ चाइना सी है, तो उसको लिए जो है वो वियतनाम जो है उनका अगर उनके साथ जुड़ता है तो एक लीडिंग रीजनल पार्टनर होगा इन दिस रीजन में, तो जो अपना स्टेक रखेगा और चाइना के सामने खड़ा होगा। वियतनाम जो है वो 10th लार्जेस्ट गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए का 2020 में, लेकिन बाद में 2022 में देखोगे उसको तो ये तो बहुत ज़्यादा छलांग लगा लिया, मतलब 138 बिलियन 2022 में था, पहले 92 था, अब 2020 में सीधे 92 से समझ लो 138 हो गया, तो एक इकोनॉमी दिखाने की कोशिश की है राइटर ने। फिर मई 2022 की बात है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी होता है, was launched by US with Vietnam as a founding member along with 13 other countries to revive Washington economic dynamic in Asia Pacific। तो एशिया पैसिफिक में किस टाइप की चीज़ें हों, तो उसके लिए एक चीज़ आई थी IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी को लेके है। फिर बहुत सारे लोग, कमला हैरिस जो है वहाँ पे विजिट किया, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। द US वियतनाम रिलेशन नाउ रैपिडली एक्सपांडिंग, यस ये तो एक बायलेटरल इसमें उनका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो कोई हम तो आपको बता ही दिए हैं वो। असर्टिवनेस चाइना ऑलरेडी डिस्कसेस, ठीक है, तो वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विजिट वाज स्टार्ट टू प्रोसेस ऑफ फ्रेंडशिप सोनिंग सप्लाई चेन। हाँ, सेमीकंडक्टर में भी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो वियतनाम है वो अच्छा परफॉर्म करता है। फिर इंडिया का रोल दिखा कि इंडिया ने भी आईसीट, आप ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आईसीट जो है वो लॉन्च किया है, इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप विथ यूएस along with क्वाड प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कुड प्रोवाइड एन ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क इन इंडो पैसिफिक फॉर ए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजाइंस। सो इस रीजन में सबको जो है टेक्नोलॉजी का अधिकार है, तो इंडिया ने उसको इनिशिएटिव लिया है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होंगी उसके लिए हम डिपेंड नहीं होंगे चाइना के ऊपर। तो ये तो मैंने आपको आईसीट ऑलरेडी भी पढ़ाया चुका हूँ, तो ये है। फिर हमने इंडिया मिडिल ईस्ट जो है ये स्टार्ट किया है कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इससे भी जो है जो वियतनाम को प्रॉफिट होने वाला है, तो राइटर इसको लेके लिखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया, वियतनाम एंड अमेरिका का रिलेशंस। सो ज़्यादा कुछ इस टाइप का यूज़ नहीं किया था, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें थी जैसे आईसीट हो गया और जो एक संस्था थी IPEF, तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। और कैसे जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी ऑफ वियतनाम हैड एक्सपेंडेड फ्रॉम 90th बिलियन से 138 बिलियन। सो 2002 साल के अंदर में, ये 2020 में था और ये 2022 में है। सो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि दैट मीन्स कि USA इज़ सपोर्टिंग हॉलिस्टिकली बेसिस, कि उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है वियतनाम को, और जो
इंडो पैसिफिक रीजन है और साउथ चाइना सी है, उसमें कंट्रोल करने की कोशिश, जो असर्टिवनेस है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी अब्राहम अकॉर्ड सबको पता है, ऑलरेडी डिस्कसेस है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है कि इजराइल के संबंध जो है अलग अलग कंट्री के साथ ख़राब हो गए थे, तो बाद में उसने सही किया, यूएई के साथ, बहरीन के साथ, और एक कंट्री है, और लास्ट में मोरक्को ने भी ऐड किया। तो ऑफ कोर्स अगर वेस्ट एशिया में अगर ये सब अच्छे तरीके से रहते हैं तो स्टेबल वेस्ट एशिया देखने को मिलेगा, जो कि सबसे अनस्टेबल प्लेस अगर कोई है अगर, तो वो वेस्ट एशिया और मिडिल एशिया ही है। लेकिन अभी का जो फिलहाल का जो देखा जाए तो यहाँ पे इजराइल के जो संबंध हैं यूएई के साथ, बहरीन के साथ, मोरक्को के साथ, वो अच्छे हुए हैं। और ये कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं इजराइल के एम्बेसडर जो हैं नेयर गिलोन्स, सो वो लिखते हैं इंडिया पे। तो इसको लेके लास्ट में मोरक्को ऐड होता है। 2020 में आया था अब्राहम अकॉर्ड, 3 साल हो गए हैं, 2020 में आया था। तो इसमें धीरे धीरे अलग अलग कंट्रियाँ ऐड होती हैं और एक स्टेबल कंडीशन बनाती है कि हम झगड़े में कुछ नहीं रखा है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। और फिर ये बताती है कि कैसे हम जॉर्डन से हमने इजराइल की बाउंड्री को टच करता है जॉर्डन, तो जॉर्डन से हमने कैसे सोलर एनर्जी ले ली, वहाँ से सोलर बेस्ड एनर्जी हमने खरीदी और हमने वहाँ को जॉर्डन को वाटर दे दिया। तो अगर कोऑपरेटिव तरीके से रहा जाए, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो हम अच्छे से रह सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड अब्राहम अकॉर्ड्स। तो आप ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस ये याद रखें। फिर कुछ इसमें एक चीज़ और भी है कि I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए ये पार्टनर बनाए थे, तो I2U2, तो ये एक बार देख लेना। एक टाइप का है कि ये जो ग्रुप्स हैं I2U2, वो मोस्टली वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी पे काम करते हैं, आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सो इसमें यही था बस। हाँ, अब ये है कि स्टेट असेंबली में कुछ ऐसे स्टेट हैं, 20 स्टेट हैं इंडिया में, 20 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 10% भी शेयर नहीं है वुमेन का। उसको लेकर डिस्कशन है कि लोकसभा में तो 15% है भी, लेकिन तो स्टेट में तो वो भी नहीं है, 10% भी नहीं है, तो वो एक टाइप का आंकड़ा है। सो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन था, जैसे जो ये ज़मीन जो होती है, जैसे मॉस्क की दरगाह की और ग्रेवयार्ड्स की ज़मीन जो होती है, मोस्टली जो है जो एक वक्फ बोर्ड होता है उसके पास होती है। लेकिन किसी कारणवश ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है उसको चैलेंज किया है कोर्ट में, बोला कि मुझे वापस वो ज़मीन चाहिए। 123 प्रॉपर्टी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को चला गया है। अब ये इसमें गलती किसकी है वो कोर्ट बताएगी। द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ टेकन ओवर 123 प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू दिल्ली वक्फ बोर्ड्स, तो इससे ले लिया है। और फॉलोइंग दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स कमेटी एक फॉर्म हुई थी और उसमें उनको 2 मेंबर की कमेटी थी, एसपी गर्ग साहब बैठे थे और उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड को वहाँ पे एक ऑब्जेक्शन लेना था ना कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। उस समय पे वो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया और अब जाके कोर्ट में जा रहे हैं कि ये इस टाइप की चीज़ें हो गई हमारे साथ। तो ये था इसको, तो पूरा न्यूज़ यही है कि वो प्रॉपर्टी वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वक्फ बोर्ड कह रही है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है ऐसा करके। और लास्ट जो कोर्ट में हुआ है वो क्या है, सेंटर अपोज्ड वक्फ बोर्ड प्ली अगेंस्ट इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर क्वेश्चंस and claim that Delhi Waqf Board is not and cannot be owner of any of the 123 property and at best could only be custodians। तो एक custodian थे केवल, वो ownership नहीं था उनके पास। That too only if it is वक्फ property, अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी होता, merely because certain properties were given on lease to various person does not ipso facto means that the said property are converted in वक्फ property। ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं हुई, उनको लीज पे ली गई प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती है। तो ये सर्वे एक टाइप का है। अब ये देखते हैं ये इस पर जो हाई कोर्ट्स है, दिल्ली हाई कोर्ट, वो किस तरीके की डिसीजन देते हैं। तो अभी जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज है 123, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, उसके पास है। सो उसको लेकर न्यूज है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो प्रोब होनी चाहिए वो, क्योंकि सीरियस एलिगेशन है तो इसका जो है एक बार जाँच करा लो, प्रोब जो है उसमें सहयोग करे। तो कोऑपरेट इन इन्वेस्टिगेशन, ये है इसका थीम। तो इंडिया से एक रिक्वेस्ट किया है कि कोऑपरेट करो कनाडा को लेके, ठीक है। लेकिन अब कनाडा के एलिगेशंस में कितना दम है वो देखने वाली बात है कि हमारे पार्टनर जो हैं
वो जैसे बहुत सारी जो अभी कनाडा ने क्या किया, नॉइज़ क्रिएट करना स्टार्ट किया वेस्टर्न कंट्री के सामने में कि यार देखो मेरे सॉवरेनिटी के खिलाफ कुछ इस टाइप की चीज़ें हो गई है। तो ऑफकोर्स जो वेस्टर्न्स होते हैं वो डेमोक्रेसी को लेके कि हाँ फ्री फेयर और जो टाइप का डेमोक्रेसी हो और सॉवरेनिटी का कहीं भी डिस्टेबलाइज ना हो, कहीं का कहीं की सॉवरेनिटी बात इंडिया की सॉवरेनिटी कोई चैलेंज कर रहा हो या फिर कनाडा का कर रहा हो या फिर किसी और कंट्री का सॉवरेनिटी अगर खतरे में है तो उस पर एक दूसरे कंट्री जो है सपोर्ट करती है। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि कनाडा की जो सॉवरेनिटी है वो डेंजरस में है बिकॉज कोई बाहर का बंदा आके उसमें शामिल हो गया और उसने मार दिया है या कुछ जो भी कर दिया है, लेकिन इंडियन सॉवरेनिटी को आपको टेंशन नहीं है। जो ये काफ़ी एक टाइप का हिपोक्रेसी है और देखना है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उस किस टाइप का इस टाइप का इसको लेके किस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। So if there is any constructive news created by the foreign minister, definitely we will discuss with all you guys. So देखते हैं। US सीनेट डिपार्टमेंट अर्ज फिर ये भी अर्ज किए हैं, ठीक है, इट्स ओके। ऑस्ट्रेलिया भी ऑफकोर्स ये सब वेस्टर्न हैं तो ये क्वाड में भी हैं ऑस्ट्रेलिया, तो इनको लेकर थोड़ा सा है कि कुछ लोगों से बात की गई है, कुछ लोगों से टेलीफोनिक बात हुई है, टेलीफोनिक डिस्कशंस हुए हैं, ट्रूडो साहब ने किए हैं, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो उन्होंने किए हैं, लेकिन कुछ लोगों से मैसेज पे बात हुई तो वो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस बीच एनआईए ने क्या किया है कि जो भाबर खालसा इंटरनेशनल BKI इसमें कुछ लोग थे, उसके ऊपर 10 लाख का एक टाइप का रिवॉर्ड एक टाइप का लगा दिया है कि इनको कहीं भी देखो तो बताओ। और ये लोग जो हैं वो डिफरेंट जगह पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एक रिंडा, दूसरा लंडा, और डिफरेंट नाम हैं, एलियस नाम्स होते हैं। हरविंदर सिंह संधू का नाम रिंडा है, लखवीर सिंह संधू का नाम लंडा है, ऐसे करके बहुत जो और भी 3 लोग हैं उस पर 5 लाख का एक इनाम घोषित कर दिया है, एक टाइप का रिवॉर्ड घोषित कर दिया है। और ये सब जो है डिफरेंट क्रिमिनल गैंगस्टर्स के हैं और जो है इनके लिए काम करते हैं BKI के लिए, तो उसको लेके है। और NIA के पास इसका पुख्ता एक इनपुट है, तो उन्होंने इसको लेके वो किया है। हाँ, US ने कंफर्म किया है नहीं किया है अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली जो है चीफ गेस्ट जो होंगे रिपब्लिक डे पे वो बिडेन साहब होंगे, तो दैट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर राइट नाउ। डिलिमिटेशन डिबेट वही वाला चल रहा है कि अगर साउथ ने अपना सदर्न स्टेट ने अपना पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है तो ये इसको निगेटिव फेवर में चला जाएगा डिलिमिटेशन के समय में, क्योंकि अगर पॉपुलेशन आपका ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा सीट मिलेगी, तो उसको लेके परेशान है साउथ। अगर नॉर्थ साइड का देखा जाए UP, बिहार, MP, तो नदर्न बेल्ट जो है वो उसकी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 10 to 15% है ईयरली, और यहाँ तो 6% भी नहीं है, कुछ तो निगेटिव में भी चल रहे हैं साउदर्न स्टेट। So definitely these state get more seat in लोकसभा डिलिमिटेशन के बाद, क्योंकि पॉपुलेशन बेस पे ही तो आपको डिलिमिटेशन करते हैं ना कि एक कांस्टेंट पॉपुलेशन होना चाहिए। तो कांस्टेंट पॉपुलेशन होगा, एक कांस्टेंट पॉपुलेशन होगा तो मान लो कि 20 लाख पे एक सीट जनरेट होगा, तो फिर जिसका पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा बढ़ गया तो उसको फिर और सीट मिलेगी ना। तो यहाँ तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, तो कोई अच्छी चीज़ों के लिए इनको नुकसान ना हो, तो उसको लेके सदर्न स्टेट जो है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वो स्टेट थोड़ा सा परेशान है कि एक तो मैं अच्छा परफॉर्म करूं, पॉपुलेशन कंट्रोल करूं, बर्थ कंट्रोल करूं, और एक तो नदर्न स्टेट वाले लोग उसको बढ़ रहे हैं और उनको फिर सीट भी ज़्यादा दे रहे हो, तो डेफिनेटली लोकसभा में ज़्यादा सीट पहुँचेंगे तो उनका वहाँ का वॉइस भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसको लेके भी एक है इशू है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टू एक्सेप्ट ये कि ST/SC को हर 10 साल के बाद एवरी 10 ईयर्स आप उसको अमेंड करके रिजर्वेशन जो है 10 साल के लिए बढ़ा देते हो, है ना, यही है ना। तो आप जब इस टाइप की चीज़ें बढ़ाते हो तो ये रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन इन दैट मीन्स नॉट एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा की बात, लोकसभा की बात हो रही है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। तो आप ये ST/SC को तो आप बढ़ा दे रहे हो हर 10 साल के बाद, तो कब तक चलेगा। तो उसको लेके है कि आप आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डेल्ट विद द टाइम पीरियड ऑफ सीज रिजर्विंग सीट ऑफ ST/SC एंड एंग्लो इंडियन वाज अमेंडेड
multiple times over the decades. The deadline to the stop the reservation was extended by 10 years or so. तो हर 10 साल के बाद आप जो है रिजर्वेशन को जो है ST SC को जो असेंबलीज में इनको जो मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जो उनको मिला है उसको बढ़ाते जा रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो उस समय उनको मिला होगा कि चलो उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो लास्ट वाला 104th अमेंडमेंट जो हुआ था 2019 में, उसमें तो एंग्लो इंडियन को आपने हटा दिया, उनको अब रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ST SC को अभी भी रिजर्वेशन चला गया और वो 2030 तक के लिए चला गया। 2019 में आया था, 10 साल के लिए 2029 होता है, तो 30 में फिर से होगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ा सा टफ एक टाइप का स्टेप लेने वाली है, बोले कि हम एग्जामिन करेंगे कि कितना रिलेवेंट है। 70 साल हो गए आज़ाद हुए और अभी भी रिजर्वेशन जो 10% जो है बढ़ता जा रहा है, हर 10 साल के बाद तुम बढ़ाते जा रहे हो। तो हम 104th अमेंडमेंट को ओनली विथ रिस्पेक्टिव टू SC ST कम्युनिटी हम उसको जो है उस पर कमेटी बैठाए हैं। कमेटी दैट मीन्स 5 बेंच की कमेटी बैठेगी और वो उसके बारे में केस जो है उसकी हियरिंग सुनेगी। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। काराबैक ऑपरेशन हॉल्टेड नजरबैंड, तो ये तो आप सबको पिछले साल का शायद न्यूज़ है या 2020 का न्यूज़ है, 2020 में आया था एक बार और न्यूज़ में, जब अजरबैजान ने उसको अजरबैजान ने इस एरिया काराबाख को कंट्रोल में कर लिया था, छीन लिया था वापस, किससे? अर्मीनिया से। तो ये पोस्ट सोवियत जो है ना, जब सोवियत ब्रेक हुआ ना उसके बाद का सीन है कि कुछ एरिया में जो है वो अर्मेनिया में, ऐसे समझ लो, ये समझ लो कि ये अजरबैजान है और ये है अर्मेनिया। तो अजरबैजान में एक जगह है नागोरोनो काराबाख, ये एरिया है। तो इस एरिया में ना अर्मेनिया पीपल वाले ज़्यादा रहते हैं, अर्मेनिया के लोग, ठीक है, एरिया मतलब इसका है। तो इसमें पोस्ट सोवियत के बाद ये लोग इस टाइप की चीज़ मांग करने लगे कि ये एरिया इनका होगा, ठीक है। उन्होंने अपना एक टाइप का सेपरेटिस्ट जो होता है, जो वहाँ पे यहाँ के बंदे हैं वो वहाँ मूव हो गए थे और वो वहाँ पे अजरबैजान के सामने में कि ये एरिया यहाँ पे लगातार रहा हूँ, ठीक है। डोंट गो टू द हिस्ट्री कि क्यों रहा हूँ, वो कभी जब अलग से वीडियो बनाऊँगा तो समझाऊँगा। तो 2 मिनट की वीडियो में नहीं समझ में आता है मैं वाई इट इज़ न्यूज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो उसको लेके है कि यहाँ पे जो नागोर्नो काराबाख है वहाँ पे मोस्टली जो है अर्मेनिया पीपल रहते हैं, लेकिन वो टेरिटोरियल एरिया है अजरबैजान का, ठीक है। उसको लेके है इशू ये है। तो जब पहला वॉर हुआ था इनका, तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि इसको 90 के दशक की बात है, 1991 के आसपास का बात है, देख लेना 90 या 91। तो उसमें पोस्ट सोवियत के बाद की बात है। तो इसने क्या किया था, यहाँ पे अजरबैजान को हरा दिया था पहले वॉर में, फर्स्ट वॉर में, अंडरस्टैंड, पहले वाले में। तो ये एरिया जो था मोस्टली कंट्रोल में अर्मेनिया के था। तो फिर बीच में बहुत सारी धीरे धीरे वो चलती रही जो चलती रहती हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बड़ा सा न्यूज़ तब आया 2020 में, अजरबैजान ने उसको ये एरिया वापस ले लिया यहाँ पे, तो उसको लेके न्यूज़ में होगा। अभी जो है अजरबैजान जो है वो धीरे धीरे उसको बोल रहा है कि कम्प्लीटली मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक ये पूरा हमारे अधिकार में ना आ जाए। तो जो धीरे धीरे अजरबैजान जो है वो समझो कि यहाँ से अटैक कर रहा है, इस एरिया में जितने भी सेपरेटिस्ट हैं तो वो वहाँ से उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो अर्मेनिया में एक टाइप का हलचल मच गया है, यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो गया है। यहाँ के जो PM है, ठीक है, निकोला है या कौन है देख लेना, वहाँ के जो PM है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू है कि आपने अच्छे से मेंटेन नहीं किया। और ये याद रखना कि अर्मेनिया को सपोर्ट करता है रशिया, अंडरस्टैंड। सो अर्मेनिया जो है, अर्मेनिया को सपोर्ट है और एक टाइप का ये डिफेंस टाइप का, एक डिफेंस सिक्योरिटी है या प्रोटेक्शन वर्ड यूज कर लो, कि एक सीक्रेट टाइप का डील साइन कर रखा है रशिया ने, अर्मेनिया को बचाना है, ठीक है। तो रशिया बीच में आया है, वापस मीडिएटर बना है दोनों को और बोला है कि थोड़ा ये, लेकिन रशिया, अर्मेनिया कहता है कि रशिया खुद ही यूक्रेन से परेशान है, यूक्रेन वॉर से, इसीलिए ये केस इतना लंबा खिंच गया। कुछ लोग अर्मेनिया के ही कह रहे हैं ये बात। तो राइट नाउ आपको ये समझना है कि अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में की डिस्प्यूट चालू है, नागोर्नो काराबाख। अगर ये एरिया पूछे तो आप याद रखना कि कहाँ है। अर्मेनिया जो है मोस्टली जो है वो अजरबैजान जो है ये मोस्टली जो है ये एरिया है वो
आप उसको समझो कि कैस्पियन सी को टच करता है, तो आपको याद रहे थोड़ा सा हल्का सा। नेक्स्ट, एडीबी ने जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, पहले जो फिस्कल ईयर में जो डिफाइन किए थे कि ग्रोथ रेट कितना होगा, उससे कम कर दिया है अपने को। तो 6.4 था पहले, अब कम करके 6.3 कर दिया है। बोला है कि इरेटिक वेदर पैटर्न है, उसको लेके रेनफॉल जो है वो इरेटिक है, उसको लेके, और ऊपर से जो है और भी जो चीज़ें हैं उसको लेके आप जो है एक्सपोर्ट जो है, जो डिक्लाइन हो गया है, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो डिक्लाइन हो गया। दैट इज़ द रीजन जी ग्रोथ जो है मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ईयर का 6.7 ही रखा है। तो दिस इज दी एडीबी। वही न्यूज़, वही मानसून ने सो। अब ये जो आपने पता होगा कि ये जो 2 एरिया हैं, गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में, यहाँ में सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। तो इंडियन मेड सिरप था वो, तो उसको लेकर डेफिनेटली हमने पिछले वीडियो में भी एक बार बोला था कि जो कर क्या रहे हो तुम लोग, सो रहे हो क्या? तो ऐसे वाले जो एटीट्यूड था कि सेंट्रल ड्रग्स तो अभी जगह है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिसको CDSCO बोलते हैं, तो CDSCO ने अब बोला है कि ड्रग्स मेकर्स जो भी हैं वो ऑडिट करेंगे रॉ मटेरियल्स सप्लायर्स का, देखेंगे कि पैकेजिंग कैसे होती है, और उसका ऑडिट करो कम से कम एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बार तो उसका रॉ ऑडिट तो करो मटेरियल का, कि सप्लायर कैसे देता है, पैकेज कैसे करता है, तो उसको लेके है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखना कि CDSCO ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर में काम करती है, कमेंट में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, आकाश एयर जो है उसको फ्लाई ग्लोबल रूट्स मिल गया है। ये आकाश एयर एक मुंबई का एयरलाइंस है, तो कुछ दिनों से बंद था, तो उसको नहीं मिल रहा था। तो एक स्टैंडर्ड रूल्स होता है कि अगर आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट उड़ानी है, इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो आपको एटलीस्ट 20 फ़्लाइट होनी चाहिए। तो ये इन्होंने 20 फ़्लाइट का जुगाड़ कर लिया एयरक्राफ्ट्स का। तो बस अब इनको परमिशन मिल गया है, अब इनको जो है डिसाइड हो जाएगा, इनको ट्रैफिक मिल जाएगी, ट्रैफिक राइट्स। तो अब क्या होता है, जो आप एक कंट्री है, कंट्री इंडिया है, और मान लो कि ये एरिया मान लो कि बांग्लादेश है, ठीक है। तो मान लो कि ये इंडिया को अगर बांग्लादेश भेजना है, तो वो ट्रैफिक रूट्स डिसाइड करती है, ट्रैफिक राइट्स डिफाइन करती है कि ट्रैफिक राइट्स क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ सीट होंगे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को कितना नंबर ऑफ सीट देगी। तो जितनी नंबर, मान लो कि 100 सीट दिया, ठीक है, तो 100 सीट में जितनी भी एयरलाइंस होगी, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे जो भी है, उसको वो 50 जितना जितना होगा वो बांट देगी। तो सबको बटेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही पूरे, तो फिर मोनोपोली हो जाएगी। तो उसको लेके तो उसको भी कुछ राइट्स मिल गए हैं अब, तो वो अपनी जो है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में ये अपनी जो फ्लाइट है वो अपनी यहाँ से लॉन्च करेंगे और भेजेंगे अपना यहाँ से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे पेपर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, कीप पेशेंस, स्टे मोटिवेटेड, आप पढ़ते रहें। दिस इज़ ए लॉन्ग जर्नी and there are lots of people come in front of you and say that कि आज हमसे ये नहीं हुआ, आज हमसे वो नहीं हुआ। सो ट्राई टू लिसन इट, नॉट रिएक्ट, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्ड, और आप अपने काम में लगे रहें, डेफिनेटली यू विल सक्सीड वन डे। सो रेदर दैन डिस्टर्बिंग योर सेल्फ, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं और वॉक करें और कंस्ट्रक्टिव बातें करें, ठीक है। डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।